तो पिछले 3 एपिसोड्स की जो खतरनाक स्ट्राइक है, एपिसोड 4, 5 एंड नाउ एपिसोड 6, तो लगातार पिछले 3 हफ्तों से एवरी वीक जब भी एपिसोड आता है, इट जस्ट मेक्स मी वंडर कि भाई बेस्ट एपिसोड कौन सा है। एपिसोड 4 मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर, एक बहुत ही डायलॉग हैवी, ट्विस्टेड, रिवीलिंग एपिसोड जिसको मैंने देखते ही बोल दिया था बेस्ट अटैक ऑन टाइटन एपिसोड एवर। एंड जस्ट उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में अ फकिंग एपोकैलिप्स हैपेंड, एंड वो भी इतना अच्छे से अडेप्ट किया हुआ। कहां मैंने एक्सपेक्ट किया था सीजी कोलोसल फेस्ट, और मापा ने डिलीवर की प्योर ग्रेटनेस। एंड नाउ दिस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम शो में वापस आ चुका है प्योर ह्यूमन वर्सेस टाइटन एक्शन। सीजन 4 पार्ट 2 जब से एयर होना शुरू हुआ है, इसकी एनिमेशन को लेकर एक बेसिक सा मेरा ओपिनियन अभी तक यही था कि हाँ, मापा ने काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है ओवर पार्ट 1, बट पिछले कुछ एपिसोड से वो इंप्रूवमेंट अब फ्लेक्स में बदल चुकी है। मापा जस्ट स्टार्टेड फ्लेक्सिंग, एंड ये वाला एपिसोड पीक फ्लेक्स था। चलो रमलिंग को तो एक साइड रखी दो, इट इज ऑलरेडी वेरी ग्लोरियस। आई नो मापा काफी ज्यादा डिटेल में रमलिंग नहीं दिखा रहा है, बिकॉज यू नो अगर मापा डिटेल में रमलिंग दिखा देता है तो तुम तो रमलिंग देख लोगे, बट फिर एनिमेटर्स अपना परिवार नहीं देख पाएंगे, है ना। बट जिस तरह से वो पूरा सीन क्राफ्ट किया गया है, वो एक अपोकैलिप्स वाली वाइब डिलीवर कर ही देता है। एंड हाँ, वाइब ही तो जरूरी है। एपिक साउंड ट्रैक और सिनेमेटोग्राफी, सो फार रंबलिंग इज परफेक्ट। मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, बट दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। ये जो पूरा टाइटन स्लॉटर फेस्ट है, जैसा कि तुमको पता है मैंने मांगा ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट मांगा विल नेवर हिट लाइक दिस। और एटलीस्ट जब तुम उसे एनिमे से कंपेयर करो, जहां वो लिटरली बैरिकेड्स बजा रहे हैं बैकग्राउंड में। बैरिकेड्स वन ऑफ द मोस्ट हाइप ओएसटी है अटैक ऑन टाइटन की, जो कि सीजन 2 के एंड में मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी, एंड तब मैं बहुत ज्यादा हाइप हो गया था। एंड टुडे आफ्टर 5 years जब मैंने फिर से उस ओएसटी को सुना, आई अगेन गॉट हाइप्ड। एंड टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग बैक, भाई साहब मेरी आंखें तरस गई थी टू सी दैट ब्यूटीफुल ओल्ड ओडीएम मूवमेंट्स जो कि मापा ने पुल ऑफ कर दिखाए। फाइनली दे फ्लेक्स्ड एंड दे टोल्ड एवरीवन कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, हमें बस थोड़ा समय दो। ये जो पूरा सीक्वेंस था, ये मुझे काफी ज्यादा याद दिलाता है सीजन 2 के कासल वाले सीन की, बट आई डेयर से दैट ये उससे भी काफी ज्यादा हाइप और खतरनाक था। एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ विट स्टूडियो फैन बॉय। तो चलो अब जरा दूसरी हाइलाइट्स पर नजर डाली जाए। गाबी का रिडेम्पशन आर्क, राइनर का स्लीपिंग आर्क, कॉनीज सेल्फिशनेस, जॉन और आर्मिन का मोरल कॉन्फ्लिक्ट, एंड द लास्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ द एपिसोड। सो गाबी, जिससे लोग इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, एंड आई डोंट नो वो नफरत कितनी ज्यादा जस्टिफाइड है, बिकॉज मैंने तो कभी गाबी से नफरत की ही नहीं। आई नेवर एक्चुअली केयर्ड अबाउट हर अंटिल दिस एपिसोड, जहां पर आई एक्चुअली लाइक्ड हर। अगर तुम गाबी को हेट करते हो तो तुम एक हिपोक्राइट हो, बिकॉज शी इज बेसिकली द फीमेल एरन, एंड टू बी ऑनेस्ट शी इज बेटर। बिकॉज गाबी की उम्र में एरन ना तो उसके जितना स्किल्ड था और ना ही उसका उतना कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था। एरन को मैच्योर होने में सालों लग गए, प्लस ही रिसीव्ड अटैक टाइटन मेमोरीज जो कि उसके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ऑन द अदर हैंड, गाबी ने सिचुएशन को खुद जज किया, शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, एंड खुद की ही स्ट्रेंथ से उसने काया की जान भी बचाई। एंड हाँ, ये सीन भी काफी ज्यादा हाइप था, और इसमें हमें साशा की काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। यू नो, साशा शी वाज अ गुड कैरेक्टर, बट जब वो मरी, आई फेल्ट लाइक लोगों ने काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट किया उसकी डेथ को लेकर, विच आई स्टिल थिंक इज ट्रू फॉर द ऑडियंस, बट फॉर काया जिसकी साशा ने जान बचाई थी, शी लुक्ड अप टू हर, एंड फिर उसने गाबी के अंदर साशा को देखा। ये सीन काफी हद तक ये भी प्रूव करता है कि साशा की जो डेथ थी वो बस ऐसे ही शॉक इम्पैक्ट चीप ट्रेजेडी के लिए नहीं थी। साशा की डेथ का भी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था, टू द पॉइंट कि उसने इस पूरे साइकिल ऑफ हेट को ही खत्म कर दिया एट अ वेरी स्मॉल स्केल। लेट मी एक्सप्लेन। सो इस मूवमेंट के जस्ट बाद पैराडीज के कुछ सोल्जर्स काया की फैमिली और गाबी को एक साथ देख लेते हैं, और वो गाबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। और इस मूवमेंट पर काया की फैमिली गाबी को प्रोटेक्ट कर रही होती है उन पैराडीज के सोल्जर्स से। सीरियसली, उन्हें ऐसा करने की क्या नीड है? उनके सामने पैराडीज के सोल्जर्स हैं और वो खुद पैराडीज के सिविलियंस हैं, वो उन्हें क्यों अपोज कर रहे हैं? इट वुड बी अ क्वेश्चन अगर ये वॉर हमें इतनी ज्यादा डीप में नहीं दिखाई जाती। वी नो दैट कि ये वॉर सिविलियंस के लिए हो रही है और सिविलियंस की वजह से हो रही है, बट द ट्रूथ इज कि यूजुअली सिविलियंस का ना तो वॉर में कोई इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही कोई डीप इंटरेस्ट। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म को हम ग्लोरी मानते हैं, बट असलियत में वो एक बहुत ही खोखली फीलिंग होती है जो कि काया और उसकी फैमिली के अंदर नहीं थी, विच हेल्प्ड एंडिंग दिस साइकिल ऑफ हेट। एंड सीरियसली, ये एक बहुत ही ट्राइवियल सा मूवमेंट है जो इतना ज्यादा क्रूशियल मीनिंग होल्ड करता है, एंड दैट इज बिकॉज इसायामा इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। सो फाल्को के अंदर जॉस टाइटन आ चुका है, एंड ही इज अ वैल्यूएबल एसेट नाउ, जो कि करेंटली पैराडीज के हाथ में है।
फाल्को को किसी और को फीड करने का आइडिया आपको डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, आई नो, बिकॉज फाल्को इज अ गुड बॉय। एज एन ऑडियंस हमें उसका कैरेक्टर पसंद है, बट अगर आप एक पैराडीज सर्वे कॉप के पर्सपेक्टिव से सोचें फ्रॉम समवन लाइक कॉनी, तो हाँ, फाल्को के साथ क्या होगा इससे उसका कुछ खास लेना देना है नहीं। He just wants to revive his mom. कॉनी के एक्शंस सेंसिबल हैं बट ऑडियंस प्लीजिंग नहीं है, बिकॉज सो फार कॉनी की मॉम की कोई रेलेवेंस नहीं है स्टोरी में एंड वी ऑलरेडी लाइक फाल्को, दैट्स वाई हमें ये आइडिया भी पसंद नहीं है। बट हाँ, आई लाइक कॉनी बिकॉज भले ही हमें उसका बिहेवियर पसंद ना हो, बट वो वही कर रहा है जो वो चाहता है, बिकॉज situation is helpless, so might as well do what you want. Now speaking of helplessness, ऐसी सिचुएशन के आगे भला कौन हेल्पलेस नहीं होगा। जॉन जो अब तक एरन के अगेंस्ट था, वो अब सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की बातें कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि उसका दिमाग बस सरेंडर कर चुका है इस सिचुएशन के आगे। वाइल आर्मिन, यू नो, आर्मिन को अटैक ऑन टाइटन का नरेटर क्यों कहा जाता है? इट्स बिकॉज वो सिचुएशन को ठीक उस तरीके से देख सकता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। आर्मिन को भी पता है कि कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है। फर्दर ब्लडशेड विल ओनली लीड टू मोर ब्लडशेड। लेकिन क्या करें? क्या तुम एरन के अगेंस्ट जा सकते हो जो तुम्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, और या फिर तुम बस एक ग्लोबल जेनोसाइड को होते हुए देखोगे? ये दो बड़े सवाल थे इस मूवमेंट पर जिनका जवाब हमें मिला नहीं। इंस्टेड वी गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज टाइटन्स हमारे सोल्जर्स को खा रहे थे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इन अ वे हमारे हीरोज ने बस उस मॉरल डिलेमा को डॉज किया कुछ देर के लिए एंड दे चोज अ मोर सिंपलिस्टिक सिचुएशन। हमारे दोस्त मर रहे हैं, हमें उनको बचाना है। दैट्स ह्यूमन नेचर। हमारे लिए वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं जो हमारे सामने होती है या फिर हमारा उससे कोई कनेक्शन होता है। जस्ट लाइक साकाता गिंतोकी सेज, आई एम बिजी प्रोटेक्टिंग व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और हाँ, अगर किसी के मन में अभी भी ये सवाल है कि क्यों एरन इन टाइटन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मे बी दैट्स बिकॉज एरन के हाथों में कंट्रोल है ही नहीं, कंट्रोल तो किसी और के हाथों में है। Who knows? सो लास्टली मुझे एनी के बारे में भी कुछ बातें करनी पड़ेगी, है ना? आई गेस एनी द फीमेल टाइटन जो सीजन 1 में काफी ज्यादा रेलेवेंट थी, बट सिंस द एंड ऑफ सीजन 1 उसका स्टोरी पे कोई खास इंपैक्ट रहा नहीं है बिकॉज उसने अपने आप को हार्ड कर लिया था। हाँ, सो मैं एक मांगा रीडर हूं और मैं पहले से जानता था कि एनी का रेवलेशन आगे चलकर होने वाला है, बट हाँ, एक एनीमे ओनली का रिएक्शन मैं इमेजिन कर सकता हूं कैसा रहा होगा इस एपिसोड के बाद। बिकॉज यू नो, अटैक ऑन टाइटन जिस तरह से रेवलेशंस पुल ऑफ करता है वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं बिकॉज उनके पीछे एक बहुत ही सडल सी सिंपल सी ट्रिक है। इट्स लाइक अ टाइगर, शेर झपटने से पहले 4 कदम पीछे लेता है, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। एंड जस्ट लाइक दैट सीजन 4 पार्ट 1 में पूरे समय एनी को रेलेवेंट रखा गया, बट जैसे ही उसका रेवलेशन का समय नजदीक आया, शी इज गॉन, यू कैन बेयरली रिमेंबर हर। और उसी वजह से उसका रेवलेशन काफी ज्यादा इंपैक्टफुल और अनएक्सपेक्टेड रहा होगा किसी एनीमे ओनली के लिए। और एट द सेम टाइम वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि एनी तो पूरे समय इररेलेवेंट थी। नहीं, दे शोड हर इन सीजन 4 पार्ट 1। तुम्हें उसका ख्याल नहीं आया बिकॉज यू वेर जस्ट टू बिजी वॉचिंग व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू।